नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों, वैलिडेशन में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक जजमेंट, जहां पर हायर पेंशन की सुविधा एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए, इस फेवर में हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो तीन चीजें मैं डिस्कस करूंगा। पहला तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। दूसरा, बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि मैं अगर उस हाई कोर्ट वाले स्टेट में नहीं रहता हूं तो क्या उस हाई कोर्ट का जजमेंट मुझे अप्लीकेबल होता है। मतलब कि अगर कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है और मैं रहता हूं महाराष्ट्र में, तो क्या वो जजमेंट मुझे अप्लीकेबल हो जाता है या क्या मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तो दोस्तों, इस सवाल के ऊपर हम यहां पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरा चीज दोस्तों, हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या हाई कोर्ट का जजमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को अप्लीकेबल होता है जो कोर्ट में जाते हैं, या उन सबको होता है जिनका सिमिलर केस यहां पर होता है। तो दोस्तों, इस सवाल पे भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसा लगता है कि जो लोग कोर्ट में जाते हैं सिर्फ उन्हीं को इसका फायदा मिलता है, जो लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं हाई कोर्ट की जजमेंट का उनको फायदा नहीं मिलता। तो इसके ऊपर जो थोड़ी सी भ्रांति है वो भी हम यहां पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो दोस्तों, ये जजमेंट दिसंबर 2025 में ही आ चुका था, लेकिन हम वेट कर रहे थे 2 महीने तक कि क्या ये जो भी जजमेंट आया है और इसमें जो भी रिजल्ट कोर्ट ने दिया है, क्या ईपीएफओ उसके ऊपर एक्ट करेगा या उसको चैलेंज करेगा। ये देखने के लिए 2 महीने तक हम यहां पर रुके हुए थे। जनरली क्या होता है कि कोर्ट जजमेंट आ जाता है, हम उसको पढ़ के आपको बता देते हैं, लेकिन उसके बाद ईपीएफओ ने क्या किया हम नहीं बता पाते, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं होता। लेकिन इस केस में दोस्तों वो डेटा हमारे पास है, क्योंकि इस केस के जो मेन पिटिशनर थे वो थे श्री अतुल कपूर जी, और उनके साथ 24 अदर लोगों ने अपने एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट का एक केस लड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उसका जो फायदा मिलेगा वो 200 से ज्यादा एम्प्लॉयज को मिलेगा जो उस एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के मेंबर्स है। तो दोस्तों, क्योंकि अतुल कपूर जी से मेरे संबंध है, मैं उनसे दोस्ती का रिश्ता रखता हूं, और इसीलिए हम वेट कर रहे थे पर्सनल लेवल पर यह जानने के लिए कि क्या भाई ये जो भी जजमेंट आया है इसको ईपीएफओ इंप्लीमेंट करेगा कि नहीं करेगा, और ईपीएफओ ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है और क्या ईपीएफओ ले सकता है, उसके बारे में भी दोस्तों एंड तक हम यहां पर आपको कुछ ना कुछ डिस्कशन के फॉर्म में जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये ऐतिहासिक जजमेंट और उसकी जो रिजल्ट्स आए उससे हम क्या सीख सकते हैं इसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो जजमेंट आया है ये हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का जजमेंट आया हुआ है, जिसका रिट पिटिशन नंबर 4339 ऑफ 2025 था, और ये जो मेन पिटिशनर थे इनके थे अतुल कपूर एंड 24 अदर लोग इसके साथ थे। अब दोस्तों, किसी को अगर ये जजमेंट की कॉपी चाहिए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकता है, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप गूगल पे ढूंढेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पर आप केसेस के सेक्शन में जाएंगे और वहां पर आप रिट पिटिशन नंबर 4339 ऑफ 2025 टाइप करेंगे तो आपको ये जजमेंट कॉपी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये केस लड़ा था श्री अतुल कपूर जी ने अगेंस्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर जो पिटिशनर मतलब कि अतुल कपूर जी के तरफ से जो लोग लड़ रहे थे उनका नाम था, उन वकीलों का नाम था प्रदीप कुमार सिंह वत्स एंड अंशुमन सिंह राठौड़। इन दोनों की तारीफ जरूर करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने केस बहुत अच्छे से लड़ा, तभी अतुल कपूर जी के फेवर में ये केस यहां पर आया हुआ है। काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट्स जो थे वो थे अखिलेश प्रताप सिंह, आकाश सिन्हा एंड प्रकाश कुमार सिन्हा। अब दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी होंगे, इसमें एचएएल भी इन्वॉल्व होगा जिस कंपनी में ये लोग काम करते थे, और उसकी जो पीएफ ट्रस्ट थी उसके बारे में एक केस है। अब दोस्तों, पीएफ ट्रस्ट जो होता है हर कंपनी अपने लिए बना सकती है और उसको एग्जेम्प्टेड स्टेटस ले सकती है, और ये लोग एचएएल में काम करते थे, और एचएएल में जब ये काम करते थे तो इनकी कंपनी में भी एक पीएफ ट्रस्ट बनाया गया था, और वो पीएफ ट्रस्ट के रूल्स बताकर ही ईपीएफओ ने इनका फॉर्म रिजेक्ट किया था। तो डेफिनेटली एचएएल भी इसमें एक पार्टी होगा, क्योंकि उसको भी तो लड़ना पड़ेगा, उनके एम्प्लॉय के साथ भी तो गलत हो रहा है। तो यहां पर उस तरह का जजमेंट है, और ये जजमेंट जो बहुत पब्लिक फोरम में है, कोई छुपा हुआ नहीं है, तो कोई भी इसको देख सकता है। अब इसके साथ साथ बहुत सारे और भी पिटिशंस थे, जैसे रिट पिटिशन नंबर 4835, ये मिस्टर प्रदीप कुमार भारद्वाज ने लड़ा था। उसके बाद तरुण कुमार जी और उनके साथी थे, उपेंद्र कौल जी थे, उनके साथी थे, राम संजीवन जी थे, सुदामा प्रसाद वर्मा थे। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के या सेम ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग डिविजन्स के लोगों ने मिलकर एक साथ कंबाइंड में केसेस अलग अलग तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाले थे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया, इन सारे केसेस को कंबाइन किया और एक जजमेंट दिया कि भाई ये जो भी जजमेंट आएगा ये सारे केसेस को एक साथ अप्लीकेबल होगा। वैसे बहुत लोग थे दोस्तों, राकेश कुमार टंडन थे, मृणाल गांधी सरकार थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे यहां पर। तो दोस्तों, अब यहां पर देखते हैं कि जो जज साहब थे उनका नाम था प्रकाश सिंह जे। इन्होंने किस तरह से इसका जजमेंट लिखा हुआ है और क्या रिजल्ट पर आए हुए हैं।
तो दोस्तों यहां पर ये कहते हैं द रिट पिटिशंस अलोंग विद द कनेक्टेड रिट पिटिशंस आर हियर बाय डिसाइडेड विद अ कॉमन ऑर्डर एज द आइडेंटिकल इशू इज इन्वॉल्व। जैसे कि मैंने आपको कहा सारी डिफरेंट डिफरेंट रिट पिटिशंस में एक ही तरह का किस्सा इन्वॉल्व था और इसीलिए कॉमन ऑर्डर यहां पे जज साहब ने इशू किया है। By means of all connected writ petitions, the petitioners have challenged the denial of payment of higher pension on their joint option, and further, a writ petition of Mandamus has been sought to approve the joint option of the petitioner submitted before the respondents and to make payment of enhanced pension in terms of the judgment and order dated 4/11/2022 passed by Honorable Apex Court in the case of EPFO versus Sunil Kumar B and others reported in 2023। अब दोस्तों किसी भी केस में सबसे पहले होता है प्रेयर, तो इनका प्रेयर क्या था कि भाई ईपीएफओ ने इन सबके जॉइंट ऑप्शन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, तो पहले उस ऑर्डर को स्क्वैश कर दिया जाए बाय द रिट ऑफ मंडामुस। मंडामुस क्या होता है दोस्तों? मंडामुस जो रिट होता है, रिट पिटिशन होता है, उसमें कोर्ट ऑफिशियल्स को ऑर्डर दे सकता है कि आपने जो भी एक्शन लिया वो गलत है और उसको स्क्रैप करके आप नया ऑर्डर इशू कीजिए। तो वही रिक्वेस्ट यहां पर इन्होंने की है। दूसरा, ईपीएफओ को अपना खारिज करने वाला, जो रिजेक्ट करने वाला ऑर्डर है, उसको हटाना होगा और इन सब लोगों की हायर पेंशन शुरू करनी होगी। इसके लिए यह प्रेयर किया गया है। और द बेसिस क्या है इन सब चीजों का? बेसिस है जो सुनील कुमार केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 2022 का, वो बेसिस है। द सबमिशन of counsel for the petitioners is that all the petitioners are retired employees of Hindustan Aeronautics Limited, Lucknow division, herein referred to as HAL, and while discharging their duties on different posts, they have been superannuated and are getting pension. He submitted that the HAL is a public sector undertaking which functions under administrative control of Ministry of Defence, Government of India. Therefore, the writ petitions on the behest of petitioners being the employee of HAL is maintainable. Further submission is that in paragraph 26(6) of Employees Provident Fund Scheme 1952, hereinafter referred as Scheme 1952, the contribution limit was 3,500, subsequently enhanced to 5,000 and again to rupees 6,500 and lastly to 15,000, and as per clause 11(3) of the Employees Pension Scheme, the maximum pensionable salary was limited to 5,000, which reached up to 15,000 with effect of 1/9/2014. He added that in accordance with the Act 1952 read with the scheme 1952 and 1995, a trust was formulated in the name of Hindustan Aeronautics Limited, Lucknow Division, Employees Provident Fund Trust, herein referred to as trust, wherein the provisions for the contribution by the employer to the provident fund has been provided in the rules 20.1 to 20.2.1 of the trust made under the provisions of 1952, which read as under। तो दोस्तों यहां पर यह बताया गया है कि जो पेटिशनर्स है वो एचएएल के एम्प्लॉइज है, मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसका एक डिवीजन है लखनऊ में, उसके एम्प्लॉइज है। और क्योंकि एचएएल एक पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उन्होंने अपनी एक एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट बनाई थी जिसका नाम था एचएएल लखनऊ डिवीजन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट। और हर कंपनी को ये हक है कि वो चाहे तो अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए खुद का एक ट्रस्ट बना सके। तो एचएएल ने भी यहां पर बनाया, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। और इसके लिए जो ईपीएफ स्कीम है 1952 की, जहां पर प्रोविडेंट फंड डिसाइड किया था कि किस तरह से एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड कटेगा, और जो 1995 में ईपीएस स्कीम लाई गई थी, ओके, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम लाई गई थी, उन दोनों को क्लब करके यहां पर बात की गई है। कहां ये गया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में सबसे पहले 3,500 का सीलिंग दिया गया था, जिसको बढ़ा के 5,000 कर दिया, बाद में 6,500 कर दिया, और 2014 में आते आते इसको 15,000 कर दिया था। अब दोस्तों यहां पर यह भी बताया गया है कि जो पीएफ ट्रस्ट यहां पर बना हुआ है उसके कुछ रूल्स है 20.1 और 20.2.1, ओके, उसके बिहाफ पर ये केस लड़ा जा रहा है कि जो बोन ऑफ कंटेंशन उस ट्रस्ट रूल का वो है 20.1 एंड 20.2.1। अब देखते हैं कि ये जो ट्रस्ट रूल थे ये क्या थे। अब यहां से अगर आप देखेंगे 20.1 से लेके 20.1.5 तक, यहां पर ये बताया गया है कि एवरी मेंबर शैल सब्सक्राइब टू द फंड एवरी मंथ सम इक्वल टू 12% ऑफ हिज मंथली रनिंग बेसिक पे DA and retaining allowance if any without limit in every member shall subscribe to the fund every month the sum equal to 12% of his pay equal contribution payable to the company to the fund of members। अब दोस्तों यहां पर ये बताया गया है कि भाई ये जो रूल्स है 20.1 से लेके 20.1.5 तक ये पीएफ से डील करते हैं कि किस तरह से हर मेंबर के अकाउंट से 12% पैसा काटा जाएगा और सैलरी से निकाल के उसको पीएफ में डाला जाएगा, और उसी की तरह जो एम्प्लॉयर होगा वो भी 12% अपना यहां पर डालेगा। ये जो बात का पॉइंट है 20.2 एंड 20.2.1, ये डील करता है आपके ईपीएस स्कीम से। द एम्प्लॉयर शैल ट्रांसफर टू द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द कंट्रीब्यूशन पेएबल टू द प्रोविडेंट फंड बाय हिमसेल्फ एंड एम्प्लॉइज एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम
by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay simple interest in terms of provisions of 7Q of the Act for any delay in the payment of dues towards the board of trustees. तो यहाँ पर पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि 15 तारीख तक आपका कंट्रीब्यूशन पीएफ ट्रस्ट में आ जाना चाहिए. आउट ऑफ द कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आउट ऑफ द कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन 8.33% of the members' wages, subject to a maximum of 6,500 of eligible members, shall be diverted to the members' pension contribution and shall be remitted to the Regional Provident Fund Commissioner UP within 15 days of close of every month. ये जो सेक्शन 20.2.1 है दोस्तों, जिसके ऊपर ये पूरा केस टिका हुआ है, यहां पर ये लिखा गया है कि हर महीने जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसमें से 8.33% निकालकर ईपीएफओ को दे दिया जाएगा फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए. The cost of remittance shall be borne by the employer provided that where the pay of the member exceeds rupees 6,500 per month, the balance of the employer contribution shall be credited to the member's individual account. The establishment is not liable to make any contribution in respect to the voluntary contribution. यहाँ पर यह बताया गया कि कितना पैसा ये ट्रस्ट ईपीएफओ को ईपीएस के लिए दे सकता है. 6,500 की लिमिट पे 8.33% निकालकर वो पैसा ईपीएफओ को दिया जा सकता है. उससे ऊपर अगर कुछ भी है सैलरी किसी एम्प्लॉय की, तो बचा हुआ सारा पैसा पीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा, ईपीएस में नहीं, पीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयज पेंशन फंड शैल बी एप्लीकेबल ओनली इन द केस इफ द एम्प्लॉय इज अ मेंबर ऑफ ईपीएस स्कीम 1995. तो डेफिनेटली सारे लोग, तो इस केस में जितने भी लोग हैं वो सारे मेंबर्स ईपीएस के हैं. रिफरिंग द अफोरसेड, he submitted that the petitioners herein are the members of the trust admittedly, and in the rules of the trust it is provided that every member shall subscribe to the fund every month equal to 12% of his monthly running basic pay and equal contribution payable by the company to the fund of members, whereas rule 20.2.1 provides that out of the company's contribution 8.33% of the members' wages, subject to maximum of 6,500 of eligible members, shall be diverted to the members' pension contribution and shall be returned to the Regional Provident Fund Commissioner UP every month. He argued that the limit of contribution has been prescribed in the rules of trust. तो जो पेटिशनर्स थे, अतुल कपूर जी के जो वकील थे, उन्होंने बहुत क्लियर बताया कि रूल्स ये कहता है कि भाई आपको 12% पीएफ में डालना है, 6,500 की लिमिट के ऊपर 8.33% निकाल के आपको ईपीएस स्कीम में डालना है, और ये हर महीने की 15 तारीख को जो रीजनल पीएफ कमिश्नर यूपी के हैं उनको दे दिया जा रहा था. और ये जो लिमिट है 6,500 की, ये डेफिनेटली ट्रस्ट के जो रूल्स है उसमें लिखी गई है. इसको कोई भी डिनाई नहीं किया जा रहा, मान रहे वकील भी कि हाँ ये लिमिट ट्रस्ट के रूल्स में लिखी गई है. फर्दर सबमिशन इज दैट द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 हैज बीन मेड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 6A ऑफ एक्ट 1952 एंड पैराग्राफ 3, 6, 11, 12 and 14 of scheme 1995. The subject matter is enumerated, whereas the act originally did not provide for any pension scheme, and it was by inserting section 6A by way of amendment in the year 1995. He submitted that the amendment of 1995, it is mentioned that the pension fund was to comprise of deposit of 8.33% of the employee's contribution made towards the provident fund corpus as per the prevailing statute, and paragraph 11 of the scheme deals with the determination of pensionable salary. यहाँ पर एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया है कि भाई जब ईपीएफ एक्ट लगा था, प्रोविडेंट फंड का एक्ट लगा था 1952 में, तब कोई पेंशन स्कीम नहीं थी. ये पेंशन स्कीम एक अमेंडमेंट डाला गया था सेक्शन 6A का, जहां पर 1995 में ईपीएस का प्रोविजन ऐड किया गया था, और उसी के बेसिस पे 8.33% का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में से पैसा निकालकर ईपीएफ को दिया जाता था. He submitted that time and again the issue was raised, and in certain judgments and orders of various high courts, the Employee Pension Amendment Scheme 2014 was set aside, and matter ultimately went before the Honorable Apex Court regarding the joint option of contribution in case of EPFO Supra, wherein along with the other connected SLPs were decided by Common Order 411/2022, wherein the following directions have been passed. यहाँ पर एक और बैकग्राउंड दिया जा रहा है कि ये हायर पेंशन से रिलेटेड जितना भी किस्सा था, ये बहुत बार फाइट किया गया था कि जॉइंट ऑप्शन भर सकते हैं, नहीं भर सकते, कब तक भर सकते हैं, डेडलाइंस के ऊपर, टाइम्स के ऊपर, एलिजिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे केसेस लड़े थे, और फाइनली सारे केसेस कंबाइन होकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, और सुनील कुमार के केस में 2022 में इसका जजमेंट आया. अब दोस्तों ये जजमेंट के जो पॉइंट्स थे ये मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं. मैं आपको एक मोटा मोटा तौर पर बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 2022 में जजमेंट दिया था, तो ये बोला था कि जो भी लोग 1 सितंबर 2014 के पहले एग्जिट कर चुके ईपीएस से और जॉइंट ऑप्शन फॉर्म नहीं दिया है, उनको हायर पेंशन नहीं मिल सकती. लेकिन जो भी लोग सर्विस में है या 1 सितंबर 2014 के बाद एग्जिट करने वाले ईपीएस से, वो हायर पेंशन का फॉर्म भर सकते हैं. उसके लिए ईपीएफओ को समय दिया गया था
4 महीने का, कि भाई 4 महीने में आपको ऐसा प्रोविजन बनाइए कि लोग हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सके और जॉइंट ऑप्शन फॉर्म आपको एक्सेप्ट करने होंगे। और ये जो जजमेंट था, ये एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट और अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट दोनों को इक्वली अप्लीकेबल था। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर शब्दों में यहां पर कहा था। उसी के साथ साथ एक 1.16% का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन होता है 15,000 के ऊपर जाके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को हायर पेंशन दी जा रही है तो पहले उससे एक्चुअल सैलरी के ऊपर कंट्रीब्यूशन आपको एक्सेप्ट करना होगा। वो पैसा जब ईपीएफओ को पहुंचेगा तो उसके ऊपर और एक 1.16% जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी वो भी लेना होगा। और इसके लिए ईपीएफओ चाहे तो लोगों को चार्ज कर सकता है, लेकिन स्टैट्यूटरी फॉर्मेट में उसको अप्रूव कराना होगा। अभी अप्रूवल कौन कर सकता था? लेजिस्लेचर, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा, यही इसको अप्रूव कर सकते थे। तो वो कराने के लिए समय भी 6 महीने का यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि अगर आप वो अप्रूवल ले लेते हो तो आप एम्प्लॉय से एडिशनली 1.16% ले सकते हो। अब वो ईपीएफओ ने लिया नहीं लिया ये अलग बात है, उन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन इशू करके रख दिया, लेकिन ऐसा कोई अभी तक प्रूफ नहीं दिया है कि पार्लियामेंट ने उसको पास किया है, वो बात अलग की है। तो दोस्तों यही मोटा मोटा तौर पर यहां पर बताया गया था, लेकिन बहुत क्लियर शब्दों में बताया गया था कि ये जो भी जजमेंट है ये पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के मेंबर्स को अप्लीकेबल होगा ही होगा। अब दोस्तों यहां जो पिटिशनर ने कंसेप्ट यूज किया है, जो ये जजमेंट आया उसके जो पॉइंट्स यूज किए वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। He submitted that the Apex Court has held that notification number GSR dated 28/4/2014 shall apply to the employees of exempted establishment under Section 17 of Act 1995 in the same manner as the employees of regular establishment. And it was further held that the members of the scheme who did not exercise option as contemplated in the proviso to paragraph 11(3) of the pension scheme, as it was before 2014 amendment, would also be entitled to the exercise upon option in terms of paragraph 11(4) of the scheme as it stands present. अब दोस्तों 2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें से यहां पर पिटिशनर ने एक चीज इस्तेमाल की, वो क्या है कि भाई अगर लोगों ने पहले जॉइंट ऑप्शन फॉर्म नहीं दिया था हायर पेंशन के लिए तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये अलाउ करता है। In this view, the controversy has been put to rest that those who have not given their option shall also be entitled to give the option subsequently. तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पहले अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अभी आप भर सकते हैं। He next submitted that so far as the second set of controversy is concerned, that is regarding the limit which is prescribed under the rules of trust, which limits the contribution to 12% of the monthly running basic pay, which has also been dealt with by the Madurai bench of Madras High Court in the case of D. Chandira Segar and others versus Union of India. ये उसका petition number है, along with the other connected petitions. Before the Madras High Court, the retired employees of Bharat Heavy Electrical Limited, Trichy, challenged the order of EPFO, wherein the EPFO has recalled the demand notice issued by them for the payment of contribution along with the applicable interest for higher pension. And further, the challenge led to the circular issued by EPFO on 18/1/2025, wherein the exempted establishments were not permitted to amend the trust rules. अब दोस्तों यहां पर पिटिशनर्स का कहना है कि कंट्रोवर्सी इस बात पे नहीं है कि जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरा जा सकता है कि नहीं भरा जा सकता। कंट्रोवर्सी इस बात के ऊपर है कि क्या ट्रस्ट रूल्स को इस्तेमाल करके ईपीएफओ फॉर्म्स को रिजेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। अब यहां पर इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है मदुराई हाईकोर्ट का जो डी चंदिरा सेगर एंड अदर्स के केस में जो रिजल्ट आया था उसका इन्होंने बताया, जहां पर बीएचईएल के कुछ एम्प्लॉइज थे जिन्होंने ईपीएफओ के कैंसिलेशन को, जो रिजेक्शन हुआ था फॉर्म्स का, उसको चैलेंज किया था और उसके बाद उनको हायर पेंशन दी गई थी, उसका यहां पर रेफरेंस दिया गया है। तो दोस्तों जो भी लोग मुझे ये पूछते हैं कि दूसरे हाई कोर्ट के जजमेंट हमारे स्टेट के लिए एप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे, वो डायरेक्टली नहीं होंगे, लेकिन आप उसका रेफरेंस जरूर दे सकते हैं जब आप खुद का पिटीशन फाइल करेंगे। एक बात याद रखिएगा, हाई कोर्ट में जब आप जाते हैं और जो भी ऑर्डर आता है वो ऑर्डर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जिन्होंने पिटीशन डाला था, वो इन जनरल एप्लीकेबल नहीं होता है। जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाती है तो इन जनरल सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन हाई कोर्ट की जजमेंट का फायदा यह होता है कि किसी भी और हाई कोर्ट में अगर जजमेंट आ चुका है तो उसमें जो भी रिलीफ दिया गया है वो रिलीफ आप डायरेक्टली मांग सकते हो, आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते रहना पड़ेगा। तो जो भी रिलीफ मदुराई हाई कोर्ट में आया था वही रिलीफ यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एचएल के जो एम्प्लॉइज है वो मांग रहे हैं कि भाई हमारा भी पीएफ ट्रस्ट है और हमको भी हक है, जिस तरह से बीएचएल को आपने हायर पेंशन दी तो हमको भी दीजिए, ये यहां पर पिटीशन है। The trust which have been formulated deriving the power under Act 1952 is identically applicable to the present petitioner as well as the petitioners who are the employees of BHEL. He submitted that HL is an exempted establishment under Section 17 of 1952 Act
and the provident fund scheme is being conducted by the trust made under Act 1952. Whereas the terms and conditions of the exemptions are governed with the Appendix A, read with paragraph 27A of EPF scheme, and they are also continue to be governed by Statutory Employees Pension Scheme 1995. He submitted that the scheme is more beneficial than the provisions of the trust rules so far as the provident fund scheme is concerned. He concluded that while the aforesaid judgment, the quietus is given to the controversy regarding the fact that which provisions will be undertaken for the purpose of contribution, that is either provided in the Employees Provident Fund scheme or in the trust rule, whereupon the scheme has been given priority upon the trust rule as the same is more beneficial. Therefore, submission is that denial by the authorities for joint option as well as for undertaking proceedings as per the Provident Fund scheme is unjustified and against the settled provisions of law. Thus, the submission is that the impugned order may be set aside. दोस्तों, ये कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है बहुत लंबी लंबी होती है, एक ही स्टेटमेंट में बहुत बड़ा चीज बोल देता है. इसको आसान भाषा में आपको समझाता हूँ. ये बोल रहे हैं कि मदुरै हाई कोर्ट ने बीएचएल के एम्प्लॉइज के लिए एक जजमेंट दिया, तो एचएल का जो पीएफ ट्रस्ट यहाँ पर लखनऊ का है वो भी सिमिलरली प्लेस्ड है, तो उसके एम्प्लॉइज के साथ भी सेम ट्रीटमेंट होनी चाहिए. दूसरा यहाँ पर जजमेंट में मतलब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये दिया हुआ है कि भाई एक तो पीएफ ट्रस्ट के रूल्स है और दूसरा है कि ईपीएफ स्कीम और ईपीएस स्कीम है जो स्टैट्यूटरी मैंडेट है जिसको पार्लियामेंट ने पास किया है, और उसमें जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो वो डायरेक्टली एप्लीकेबल होने चाहिए. अगर आप स्टेटस देखें, जो ट्रस्ट के रूल्स है उसका स्टेटस यहां पर है और जो पार्लियामेंट ने पास किया उसका स्टेटस यहां पर है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसका स्टेटस यहां पर है. तो ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है या जो लॉ होता है वो होता है सुप्रीम. तो अगर कोई भी ट्रस्ट नीचे कुछ भी रूल्स बना दे तो उसको नहीं माना जा सकता. जो भी चेंजेस ऊपर ऑटोमेटिकली होंगे वो चेंजेस इस ट्रस्ट रूल के लिए भी एप्लीकेबल होंगे. ऐसा यहां पर इन्होंने कहने की कोशिश की है कि जो भी लेजिस्लेशन ज्यादा बेनिफिशियल है वो एम्प्लॉयज को एप्लीकेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि ट्रस्ट रूल में कुछ भी लिखा तो आप कुछ भी मान लेंगे. ऐसे तो कंपनी ये भी लिख सकती है कि भाई हम जो है देंगे नहीं पीएफ, तो ऐसा थोड़ी चलेगा. तो अगर कंपनी ने कोई ट्रस्ट रूल में सीलिंग डाली भी है और उसके बाद अगर कोई अमेंडमेंट्स आए हुए लेजिस्लेटिव तौर पर, बिल्कुल एक्ट के तौर पर, लॉ के तौर पर, या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया तो वो बेनिफिट भी इन सब एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए. ऑन द अदर हैंड, मिस्टर पी के श्रीवास्तव, लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर HAL, submits that in fact HAL is employer and the same is abide by the provisions of Act 1952 as well as the scheme made thereunder. He further submitted that HAL has no objection if the joint option is permitted and the provident fund scheme is given preference upon the other beneficial scheme as provided under the trust rule. यहाँ मिस्टर पी के श्रीवास्तव है, ये HAL की तरफ से, कंपनी की तरफ से यहाँ पर आए और ये बात को पुख्ता करते हैं कि भाई ये सारे लोग जितने भी यहाँ पर केस लड़ रहे हैं सारे हमारे एम्प्लॉयज रह चुके हैं और हमारे पीएफ ट्रस्ट के मेंबर भी रह चुके हैं और HAL को कोई ऑब्जेक्शन नहीं अगर इनको हायर पेंशन मिल जाती है तो. अब ये बहुत बढ़िया चांस है, मतलब HAL की यहां पर तारीफ करनी होगी कि HAL ने अपने लोगों के फेवर में एक स्टेटमेंट बोला है कि भाई हमारे एम्प्लॉयज अगर हायर पेंशन लेते हैं तो हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, भले ही ट्रस्ट रूल हमने बनाया, लेकिन अगर हमारे एम्प्लॉयज को फायदा मिलता है कॉमन लेजिस्लेशन का, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, तो हमको इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. और यही स्टांस होना चाहिए हर कंपनी का, उसी को कहते हैं वेलफेयर ओरिएंटेशन. और यहां पर HAL की तारीफ करनी होगी कि HAL ने यहां पर वेलफेयर ओरिएंटेशन दिखाया है और ये बहुत अच्छी बात है. आगे यहां पर लिखा है, Mr. Akhilesh Pratap Singh, learned counsel appearing for the EPFO, submitted that under the Act 1952, the trust has been formulated and in the rules of trust, it is provided that for every member that he or she shall subscribe to the fund every month equal to 12% of his monthly running basic, which is the limit prescribed therein, and the trust rules are still in existence and applicable, that too are given strength with the provision of Section A of Act 1952. Therefore, those are having statutory strength. He submitted that it is not the denial on the part of petitioner that the trust rules are not adopted or applicable to the employees of HAL who are the member of the trust. Therefore, submission is that in case of the existing rules 20.1, 20.2.1 of the HAL trust, which is made under the act, therein there is hurdle to accept any contribution more than the prescribed rules under the trust. दोस्तों यहां पर मिस्टर अखिलेश प्रताप सिंह है, ये वकील है ईपीएफओ की तरफ से. इनका कहना ऐसा है कि एक्ट 1952 का बनाया था, 12% पीएफ में पैसा डालने की बात हुई थी, 1995 में एक ईपीएस स्कीम बनाई गई थी और ट्रस्ट रूल में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आप सीलिंग लिमिट के ऊपर नहीं जा सकते. तो सीलिंग लिमिट के ऊपर अगर आप नहीं जा सकते तो फिर हम आपका कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, हम नहीं करेंगे. और क्योंकि आपने आज तक उस ट्रस्ट रूल्स को 100% फॉलो किया और उससे जो भी बेनिफिट्स आपको मिले थे आपने वो लिए,
एचएल के एम्प्लॉइज ने वो बेनिफिट उस ट्रस्ट रूल्स को मद्देनजर रखते हुए लिए और उसको फॉलो किया। तो भाई यहां जब सीलिंग आपको दी गई है तो आपको सीलिंग को भी मान्य करना होगा और इसीलिए आपका हायर पेंशन का फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है, ऐसा अखिलेश सिंह यहां पर कह रहे हैं। अभी क्या हो गया, कोर्ट ने यहां तक सबकी बात सुन ली, एचएल के वकील की बात सुन ली, एचएल के पेटिशनर्स जो है सॉरी मतलब जो एम्प्लॉइज है उनकी बात सुन ली, जो ईपीएफ है उनकी बात सुन ली। अब जज साहब क्या कहते हैं, यहां से एक्चुअल जजमेंट शुरू हो जाता है। Upon considering the submissions of the counsel for the parties and after perusal of the record, it is apparent that so far as the issue with respect to joint options is concerned, that has already been dealt with the Honorable Supreme Court, Honorable Apex Court in the case of EPFO Supra, wherein it has been held that there would be no limit period of time of giving joint option and the employees prior to scheme 2014 and subsequent thereof are entitled for giving their options. इलाहाबाद हाईकोर्ट एकदम क्लियर यहां पर कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली सबको हक दिया जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरने का, कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की 2014 के पहले 2014 के बाद, तो आप फॉर्म भर सकते हैं और उसको ईपीएफओ को एक्सेप्ट करना होगा। Wide the aforesaid determination, the apex court in the identically situated matter has held that any joint options presented on or before 31/2025 shall be accepted by the respondent as the cutoff date has not been accepted by the apex court in presenting the joint option, and further it is also provided that the after remittance of differential contribution to the EPFO by the employees along with the interest, higher pension shall be disbursed. apex court ने एक और केस में अलग से कहा था कि 30 जनवरी 2025 तक जो भी 31 जनवरी 2025 तक जो भी जॉइंट ऑप्शन फॉर्म आएगा वो ईपीएफओ को लीगल मानना पड़ेगा, उसको कंसीडर करना होगा। और अगर मेंबर्स जो है, जो भी एम्प्लॉइज है, वो डिफरेंशियल कैलकुलेशन करके जो भी पैसा उनको देना है एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पे, अगर वो ईपीएफओ को वापस कर देता है तो उनकी हायर पेंशन शुरू करनी चाहिए, ऐसा एपेक्स कोर्ट ने एक अलग केस में बताया था। Coming to the next issue, which is said to be one of the hurdles for non-payment of higher pension to the petitioners and denial of acceptance of the higher contribution, which is apparent that authorities have taken shelter of Rule 20.1 of the Trust Rules and made under the Act 1955, which provides limitation of 12% of the contribution, whereas the condition number 10 of Appendix A, read with paragraph 27AA of the scheme, provides that any amendment to the scheme which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment shall be made applicable to them automatically, pending formal amendment rules of the trust. Therefore, it is apparent that if any amendment is carved out in the provisions of the Provident Fund scheme, which is more beneficial to the employees, the same shall automatically be applicable to the employees without amending the trust rules. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। यहां पर ये कह रहे हैं कि एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट जो बनते हैं वो 1952 का जो ईपीएफ एक्ट है उसके तहत बनते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट ने जो भी रूल्स बनाए उसको शेल्टर करके ईपीएफओ एक्चुअली इनका हायर फॉर्म रिजेक्ट कर रहा है, उसका फायदा उठा रहा है। जो ट्रस्ट रूल्स है उसका ईपीएफओ फायदा उठा रहा है और इन सारे एम्प्लॉयज का हायर पेंशन का ऑप्शन फॉर्म रिजेक्ट कर दे रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप ईपीएफ एक्ट का कंडीशन नंबर 10 ऑफ अपेंडिक्स ए पढ़ते हैं इन कंजंक्शन विथ पैराग्राफ 27AA ऑफ द स्कीम, इन दोनों को अगर आप साथ में मिलाकर पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत क्लियरली दिया गया है कि अगर ईपीएफ एक्ट में या ईपीएस एक्ट में किसी भी तरह का अमेंडमेंट आता है जो लोगों के लिए बेनिफिशियल है तो ट्रस्ट रूल के मायने खत्म हो जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली वो जो भी बेनिफिशियल अमेंडमेंट आया है वो सारे ट्रस्ट को अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो अमेंडमेंट करे अपने ट्रस्ट रूल्स का या ना करे, वो बिल्कुल अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों अगर लोगों के फायदे के लिए कोई भी सरकार डिसीजन लेती है और पार्लियामेंट उसको पास करती है, उस तरह का अमेंडमेंट आता है तो वो बाय डिफॉल्ट सबको एप्लीकेबल हो जाए, भले ही आपके ट्रस्ट रूल अमेंड हो या ना हो। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है दोस्तों वो खुद में एक लॉ है। तो 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हायर पेंशन मिलनी चाहिए तो हायर पेंशन सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट हो चाहे अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट हो, उसके रूल्स चाहे कुछ भी बोल रहे हो, वो अमेंडमेंट बेनिफिशियल है तो सबको बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। When this court finds that the statutory pension scheme is beneficial legislation and so far as the trust rules are concerned, that is applicable only to the Provident Fund scheme. ये और एक बहुत बड़ा यहां पर खुलासा दिया हुआ है, जो भी ट्रस्ट रूल है वो पीएफ के लिए एप्लीकेबल है, ईपीएस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो ट्रस्ट बनी है वो ईपीएफ के अंडर बनी है, ईपीएफ एक्ट 1952 के अंडर बनी है, ईपीएस अमेंडमेंट 1995 के अंडर नहीं बनी है। तो ट्रस्ट रूल का जो भी हवाला देना है वो पीएफ के लिए दो, ईपीएस के लिए नहीं दो, ऐसा बहुत क्लियर यहां पर बना है। और ये जो भी लेजिस्लेशन आया हुआ है जहां पर हायर पेंशन लोगों को मिलनी चाहिए, ये बेनिफिशियल है, ये यहां पर कोर्ट डिटरमाइन कर दे रहा है। तो बेनिफिशियल है तो एप्लीकेबल होगा, और
जो भी आप हर्डल्स बता रहे पीएफ ट्रस्ट का, वो पीएफ के लिए एप्लीकेबल है, ईपीएस के लिए नहीं है। This court finds that the benefit of the statutory pension scheme cannot be declined because some rules of the trust say otherwise, which are only applicable to the provident fund. The statutory scheme is a beneficial scheme in favor of employees of HAL. अब दोस्तों कोर्ट क्लियरली बोल रहा है कि भाई जो भी ट्रस्ट रूल्स कह रहे हैं अगर वो बेनिफिशियल नहीं है तो अप्लाई नहीं होंगे, और अगर स्टैट्यूटरी स्कीम जो मेन स्कीम है उसमें अमेंडमेंट आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ गया है, तो वो अप्लीकेबल होगा किसको? सारे एम्प्लॉइज ऑफ एचएल को भी, यहां पर जिन्होंने यहां पिटीशन डाला है। इनफैक्ट इवन इफ सम रूल्स ऑफ द एचएल ट्रस्ट आर मेड इन परसुएंट टू द कंसेंट बट द सेम इज इन वायलेशन ऑफ सम स्टैट्यूटरी स्कीम and therefore the same would have no overriding effect over the provision of the schemes, and to that extent the same would be void. This controversy has already been settled in the case of D. Chandrasekhar, White the judgment order dated 2/9/2025. यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर एचएल के ट्रस्ट ने कोई रूल्स बनाए हैं जो एक्चुअली लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो खारिज हो जाते हैं और उनका कोई इफेक्ट नहीं रह जाता। और इस चीज को, ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी, इस चीज को पूरी तरह से सेटल कर दिया गया है डी चंद्रशेखर केस में, जो मदुरै हाईकोर्ट का जजमेंट था 2 सितंबर 2025 का। उसमें बहुत क्लियरली सेटल कर दिया गया है कि अगर ट्रस्ट अपने मनमानी से कुछ भी रूल्स बना लेता है तो उसको ऐड नहीं किया जा सकता, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जो लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा। Consequently, the orders impugned in this writ petition, including all the connected writ petitions, are hereby set aside. तो जो भी ईपीएफओ ने रिजेक्शन का ऑर्डर दिया था हायर पेंशन के फॉर्म को लेके, उसको सेट असाइड कर दिया गया है। The benefit provided in the case of D. Chandrasekhar, White judgment and order dated 2009-25 shall also be available to the writ petitioners of this particular case. दोस्तों मैं आपको बोल रहा था ना कि अगर किसी और जगह पर हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका है और ये कंसर्न हाईकोर्ट जहां पर अब केस चल रहा है, अगर ये भी सेम ओपिनियन का है कि भाई बेनिफिट एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए, तो सिमिलर जजमेंट को वो यहां पर अप्लीकेबल करा सकता है, उनको अलग से जजमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये यहां पर सबसे बड़ा फायदा होता है। The writ petitions along with other connected writ petitions are hereby allowed accordingly. जज थे श्री प्रकाश सिंह जी। अब दोस्तों यहां पर तारीफ करनी होगी प्रकाश सिंह जी की कि उन्होंने बहुत बढ़िया जजमेंट दिया है। यहां पर तारीफ करनी होगी अतुल कपूर जी की कि जिन्होंने जम के केस लड़ा। यहां पर तारीफ करनी होगी मिस्टर प्रदीप सिंह की और जो मिस्टर अंशुमन है, जिन्होंने ये केस लड़ा एचएल के एम्प्लॉयज की तरफ से और ये केस जीता भी। अब दोस्तों ये केस हम सबके लिए एक मोटिवेशन बन जाना चाहिए कि भाई अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो बहुत ज्यादा फाइट की जरूरत नहीं, क्योंकि अलग अलग हाई कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं। आपको बस उन जजमेंट का रेफरेंस देना है और केस जीत लेना है। बिल्कुल आप जीत सकते हैं। देखिए कितना छोटा सा जजमेंट है, जबकि आप मदुरै हाईकोर्ट का जजमेंट देखेंगे तो 27 पेज का जजमेंट था और ये जजमेंट सिर्फ और सिर्फ 10 पेजेस का है। क्यों? क्योंकि इश्यू ऑलरेडी सेटल हो चुका है, कलकत्ता हाईकोर्ट में सेटल हो चुका है, मदुरै हाईकोर्ट में सेटल हो चुका है। तो आप अगर अभी तक कोर्ट में नहीं गए तो अपना ग्रुप जमाइए, अपने कंपनीज के लोगों को जमाइए और जमा के आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जाके इन सारे केसेस का रेफरेंस दे दीजिए। रिट पिटीशन नंबर दे रहे हैं, आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए, आप जजमेंट करके सर्च कीजिए, आपको जितने भी जजमेंट आज तक के सबके वीडियोस मिल जाएंगे, सबके रिट पिटीशन नंबर मिल जाएंगे, सबके टाइटल आपको मिल जाएंगे। वो टाइटल आप डालिए और बिल्कुल अपना केस लड़िए। मैं आपको बताता हूं 1-2 महीने के अंदर आपको डिसीजन आ जाएगा और बिल्कुल आपकी हायर पेंशन शुरू हो सकती है। अब दोस्तों हायर पेंशन शुरू हो सकती है, मैंने कहा होगा कि नहीं होगा ये मैंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, ये जजमेंट दिसंबर 2025 में आ चुका था, लेकिन हम 2 महीना रुके थे ये देखने के लिए कि भाई ईपीएफओ इसको इंप्लीमेंट करता है कि नहीं करता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। दोस्तों जब इस जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन की बात मैंने अतुल कपूर जी से की तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 महीना हो चुके हैं, लेकिन ईपीएफओ ने अभी तक जॉइंट ऑप्शन फॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं किए हैं और ना ही कोई डिमांड लेटर इन लोगों को इशू किया है। और इसके चलते हुए अतुल कपूर जी सोच रहे थे कि भाई ईपीएफओ शायद इसको डिवीजन बेंच में चैलेंज करेगा, लेकिन ईपीएफओ ने अभी तक इसके ऊपर चैलेंज भी नहीं किया हुआ है। मदुरै हाईकोर्ट में 30 दिन का समय दिया था ईपीएफओ को जजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए, और क्योंकि वो जजमेंट यहां पर भी अप्लीकेबल है तो यहां पर भी ईपीएफओ को सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का समय ही मिला था। 30 दिन में उन्होंने इन सारे एम्प्लॉयज के डिमांड लेटर इशू कर देने चाहिए थे और इशू करने के बाद में इनका डिफरेंशियल अमाउंट इनसे लेके इनको हायर पेंशन भी दे देनी चाहिए थी, लेकिन ईपीएफओ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये ग्रॉस कंटेम्प्ट है कोर्ट के जजमेंट का, और इसीलिए अतुल कपूर जी ने एक और हिम्मत दिखाई है, वो कंटेम्प्ट पिटीशन भी डालने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि हाई कोर्ट के जजमेंट को ईपीएफओ नहीं मान रहा है तो इसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा। या तो ईपीएफओ को अपील लेना चाहिए या तो ईपीएफओ को जजमेंट को फॉलो करके
हायर पेंशन दे देनी चाहिए। लेकिन अगर दोनों चीजें नहीं कर रहा है तो ईपीएफओ ऑफिशियल्स आर इन ग्रॉस कंटेम्प्ट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, और उसके लिए कंटेम्प्ट पिटीशन भी अतुल कपूर जी और उनके मित्र डालने वाले हैं। तो यहां पर बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत हिम्मत दिखाई अतुल कपूर जी ने कि ऐसे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और इस सब चीजों से दोस्तों हमको भी उम्मीद लेनी चाहिए, हमको भी सीखना चाहिए कि हमको हमारे हक के लिए लड़ना होगा। देखिए, जब तक बच्चा नहीं रोता ना तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। उसीलिए अगर आपको चाहिए हायर पेंशन तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। बिल्कुल भी हिचकिचाइए नहीं, अभी तो चीजें धीरे धीरे आसान होते जा रही है। पहले जब कोर्ट में जाते थे 50-50 पेजेस की जजमेंट, 25-25 पेजेस की जजमेंट आते थे, अब तो 10-10 पेजेस के जजमेंट में ही आपका खुलासा हो जा रहा है, आपको हायर पेंशन मिल जा रही है और धीरे धीरे टाइम भी कम हो रहा है। इनफैक्ट मैं तो राह देख रहा हूं कि कब ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि एक ब्लैंकेट जजमेंट आ जाए और बढ़िया तरह से सबको फिर से अप्लीकेबल हो जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 2022 में डिसीजन दिया था, आने वाले समय में भी सुप्रीम कोर्ट वैसा ही डिसीजन देगा और सबको फायदा होगा। बस बात यह है कि कहीं लोग ना चल बसे। दर्द सिर्फ इसी बात का है दोस्तों कि भाई जितने पेंशनर्स इसके लिए एलिजिबल है उसमें से कितने बचेंगे, और अगर वो नहीं बचेंगे तो ऐसा जजमेंट आके किसका फायदा होगा। और क्योंकि इससे लाखों लोगों का नुकसान होने वाला है, तो यहां पर मेरी कोर्ट से गुजारिश ये भी रहेगी कि भाई जिन लोगों ने इसको जानबूझ के डिले किया गया उनको पनिशमेंट्स भी होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। लाखों लोगों के पेंशन फॉर्म्स बस ये कह के रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं कि आपके एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट की जो रूल्स है वो अलाउ नहीं करते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप अपने मनमानी से कोई भी चीज इजाद कर ले रहे हो, उसको इन्वेंट कर ले रहे हो और उसके बेसिस पे कट करते जा रहे हो। और लाखों लोग जो इस 4-5 साल के पीरियड में गुजर बसेंगे, उनका क्या होगा, उनके हक का क्या होगा? क्या उनके बच्चों को एरियस के फॉर्म में पैसा देंगे? नहीं देंगे। तब बोलेंगे कि भाई बेनिफिशियरी मर चुका है, अब इनका हायर पेंशन का फॉर्म प्रोसेस नहीं किया जा सकता। ये ग्रॉस इनजस्टिस होगा और इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और मैं इनफैक्ट जो भी लोग कंटेम्प्ट पिटीशन के लिए जाना चाहते हैं उन्होंने ये मुद्दे उठाने चाहिए कि भाई जब ईपीएफओ ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं करता, डिले करता है, तो उसकी वजह से जो लोगों का नुकसान होता है उसका कंपेंसेशन कैसे मिलेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। और अगर कोई आदमी गुजर बसता है तो उसके जो लीगल एयर्स है उनको कंपेंसेशन भी मिलना चाहिए। इसके ऊपर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको आज के इस वीडियो से वैल्यू दिखी है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी अन्याय हुआ है, आपका हायर पेंशन का फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ है, तो जरूर मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जो भी छोटी मोटी हेल्प आपकी कर सकता हूँ एडवाइस देने के फॉर्म में, मैं जरूर करूंगा। वैल्यू एडिशन की कोशिश रही है कि हम सीनियर सिटीजन के हक के लिए लड़े और उनको फायदा दिलाए। और जहां तक हो सके मैं आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन ला रहा हूं। इंफॉर्मेशन देना दोस्तों मेरा काम है, उसको इस्तेमाल करना आपका काम है। तो आपकी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज इस वीडियो में छोड़ दी है तो जरूर बताइएगा। अगर आप किसी और विषय पर भी कोई चीज सुनना चाहते हैं, मुझसे कोई एनालिसिस चाहते हैं, तो जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो एनालिसिस जल्दी से जल्दी आपके सामने मैं लेकर आ सकूं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो ने वैल्यू दी है, अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखी है, तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यू एडिशन हो सके। क्योंकि जब हम ऐसे विचार लोगों के बीच में फैलाएंगे तभी हम एकजुट होकर ऐसे केसेस के लिए लड़ पाएंगे, ऐसे कॉज के लिए लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, आप सबसे जरूर गुजारिश रहेगी मेरी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि सब लोग इकट्ठा होकर हम कोर्ट में सही तरह से इसके बारे में लड़ सके। दोस्तों, हमने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया था जिसका क्यूआर कोड आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा है। यहाँ पर सारे लाइक माइंडेड पीपल है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने केसेस लड़े हैं, ऐसे लोग हैं जो केस लड़ना चाहते हैं। अगर आप भी इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। या तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, उस लिंक को भी आप इस्तेमाल करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत चीजों के ऊपर क्लैरिटी आएगी कि कैसे लोगों ने केसेस लड़े, कैसे लोगों को रिजल्ट आए हुए और आगे जाकर क्या होने वाला है। तो डेफिनेटली बिकम द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, इससे आपको भी फायदा होगा। और दोस्तों, अगर आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वैल्यू एडिशन आपके मदद का चैनल है, आपके फायदे का चैनल है, आपका चैनल है। अगर जो लोग आपके कॉज के लिए लड़ रहे हैं, आपके कॉज के लिए आवाज उठा रहे हैं, अगर आप उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचेगी। और ऊपर जो बैठे हुए वो बिल्कुल बहरों की तरह बिहेव कर रहे हैं, उन तक आवाज हमको पहुंचाने के लिए बार बार आवाज उठाते रहनी पड़ेगी। और इसके लिए दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन हमको मदद करता है। अगर आप कोर्ट केस नहीं लड़ रहे कोई बात नहीं, एटलीस्ट जो लोग आपके लिए केस लड़ रहे हैं, जो लोग आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शायद आप भी इस लड़ाई में एक पार्ट अपना पूरा कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।